नमस्कार, मैं संतोष कश्यप बिहार नमन जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्राम सभा को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम ग्राम सभा का परिचय, ग्राम सभा की संरचना, ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम सभा में कोरम की व्यवस्था, ग्राम सभा के कार्य और ग्राम सभा में निगरानी समिति की भूमिका का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इन सब का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले ग्राम सभा की परिचय की बात करें तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका होती है और यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई का मतलब हुआ कि ग्राम सभा का वर्णन भारत के संविधान में किया गया हुआ है, अतएव इसको भंग नहीं किया जा सकता है। व्यवस्थापिका का मतलब हुआ कि ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार है। किन विषयों पर? जो विषय भारत के संविधान ने या राज्य सरकार के कानूनों ने उसको विषय आवंटित किए हैं, यानी ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से संबंधित विषयों पर ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी बात क्या है कि ग्राम सभा के मीटिंग में अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है ग्राम पंचायत के उन्नयन के लिए, तो उस मीटिंग में लिए गए निर्णय को कोई भी निकाय निरस्त नहीं कर सकता है, केवल उसके निर्णय को ग्राम सभा ही निरस्त कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा अपने आप में कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण अंग है पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत की संरचना की जानकारी हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243B या 243 ख से प्राप्त होता है, जिसमें ग्राम सभा के गठन को परिभाषित किया गया हुआ है। इसमें कहा गया हुआ है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग रहते हों, चाहे महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, वो सब मिलकर के ग्राम सभा का गठन करते हैं। दूसरी बात यह कही गई हुई है कि उस ग्राम सभा का गठन उन्हीं लोगों से होगा जिनका नाम उस संबंधित पंचायत के निर्वाचन नामावली में दर्ज हो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पंचायत का व्यक्ति किसी दूसरे पंचायत में ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सभा का ही सदस्य या वहाँ का निवासी होना चाहिए, तभी वह संबंधित ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है या ग्राम सभा का वो सदस्य हो सकता है। दूसरी बात कि ग्राम सभा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ग्राम सभा का जो गठन होता है वो संबंधित मतदाताओं के समूह द्वारा होता है। और ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत के और अन्य अंग होते हैं या पंचायती राज व्यवस्था के और अन्य अंग होते हैं, जैसे कि ब्लॉक समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, इन सब का गठन मतदाताओं के द्वारा मतदान किए गए व्यक्तियों से होता है। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि ग्राम सभा अपने आप में मतदाताओं का समूह है। मतलब क्या कि ग्राम सभा निश्चित रूप से ऊपर के जितने भी पंचायती व्यवस्था के पदानुक्रम वाले जितने भी अंग हैं उन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है, संगठन है। इसकी बैठक की बात करें तो संविधान में यह कहा गया हुआ है कि वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होनी चाहिए। देखिए, किसी भी संगठन का निर्माण कर दिया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार ग्राम सभा के गठन के पीछे भी कुछ उद्देश्य निहित है कि देखिए हमारे गांव का विकास किस प्रकार होगा, ये बाहर बैठा व्यक्ति तो नहीं समझ सकता है, ना ही वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमको बाध्य कर सकता है। भाई, हम गांव में रहते हैं, हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो हमको पता है कि हमारे गांव में क्या क्या समस्या है, हमारे गांव में किस प्रकार की विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, हम अपने लिए किन किन सुविधाजनक कार्यों का अनुरोध सरकार से कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन या ग्रामीण जीवन सुव्यवस्थित रूप से बिना किसी कठिनाई के चलते रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब कार्यों को संपादित करने के लिए भारत का संविधान ग्राम सभा की बैठक की चर्चा करता है। और इस चर्चा में कहता है कि वर्ष में 2 बार तो बैठक करना ही होगा, लेकिन आपको महीने में 1 बार बैठक का आयोजन किया जाना आवश्यक माना गया। अब है कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता मुखिया करते हैं या संबंधित पंचायत के जो बीडीओ साहब होते हैं, जिनको कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर मुखिया भी अनुपस्थित हो तो वैसी स्थिति में बीडीओ अध्यक्षता करेगा। अगर बीडीओ भी अनुपस्थित हो तो बीडीओ किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, हमारी जगह पर यह व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा।
उसी प्रकार मुखिया को भी यह अधिकार होता है कि अगर मुखिया किसी कारणवश नहीं बैठक में उपस्थित हो पाता, चूंकि अध्यक्षता तो उन्हीं को करना है, तो मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अगर उप मुखिया भी ना रहे तो मुखिया और उप मुखिया मिलकर के जिस व्यक्ति को निर्देशित करता है कि आप ग्राम सभा की बैठक का क्या करें, अध्यक्षता करें, तो उस व्यक्ति के द्वारा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अब है कि ग्राम सभा का बैठक, चूंकि देखिए एक ग्राम सभा में जाहिर सी बात है कि 4, 5, 6, 7 गांव हो सकते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई ग्राम सभा का डायग्राम है, एक गांव यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, एक गांव यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी पंचायत में ग्राम सभा में स्थित गांव एक दूसरे से दूरी पर अवस्थित है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है वो केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब हुआ कि ऐसे स्थान को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां से सभी ग्रामवासी आसानी पूर्वक आ सके। यदि मान लेते हैं किसी कारणवश यह व्यवस्था नहीं पूरा हो पाता है, तो मुखिया या उप मुखिया या बीडीओ को यह अधिकार दिया गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कि वह रोटेशन के आधार पर पहले इस गांव में, फिर इस गांव में, फिर इस गांव में, रोटेशन के आधार पर वो संबंधित गांव में बैठक का आयोजन कर सकता है। फिर आगे क्या है कि अब बैठक हमको करना है, तो बैठक के लिए अध्यक्ष हमारे हो गए, लेकिन अब बैठक में कितने लोग शामिल होंगे, तो उसके लिए भी अधिनियम 2006 प्रावधान करता है कि यदि उस ग्राम सभा का कम से कम 10% सदस्य या 50 व्यक्ति मिल करके मुखिया से यह कहे कि मुखिया जी हमको इन मुद्दों पर विचार विमर्श करना है कि कृपया आप क्या करें, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएं। तो अब ध्यान रखें कि जितनी जनसंख्या होगी उस ग्राम सभा का, मान लेते हैं उस गांव का 3000 जनसंख्या है, तो 3000 का 10% 300 हो गया। यानी कम से कम अगर 300 व्यक्ति लिखित रूप से मुखिया से अनुरोध करे तो भी बैठक बुलाया जा सकता है। नहीं तो कम से कम 50 व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति अगर होगा, उसके आधार पर भी ग्राम सभा का बैठक बुलाया जा सकता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि यदि मुखिया को लगे कि किसी मुद्दे पर हमको ग्रामीणों से विचार विमर्श करना है, तो मुखिया अपने मर्जी से, उनको शक्ति दिया गया हुआ कि अपने मर्जी से वो कभी भी क्या कर सकता है, बैठक बुला सकता है। अब देखो कि बैठक बुला लेगा तो मुखिया सडनली बैठक नहीं बुलाएगा, बल्कि बैठक जिस तारीख को तय किया गया हुआ कि इतना तारीख को हम बैठक बुलाएंगे, उससे 5 दिन पहले अपने ग्रामीणों को उसकी सूचना देना उनको अनिवार्य है कि हम अगर इस तारीख को मीटिंग रख रहे हैं कि आप लोग आइए। अब इसको देखिए कि मुखिया साहब ने यह तो कर दिया कि हमको क्या है कि मीटिंग करना है, लेकिन अब ये मीटिंग के बारे में जानकारी कौन देगा? तो देखिए मीटिंग के बारे में जानकारी देने का काम संबंधित वार्ड सदस्य का है, क्योंकि जिस वार्ड का कोई व्यक्ति, वार्ड सदस्य क्या होता है, मुखिया के काम में हेल्प करता है। तो मुखिया जब भी ऐसा निर्णय लेता है तो वार्ड सदस्य को अवगत करवाता है। तो वार्ड सदस्य अपने वार्ड के जितने भी घर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको बोलता है कि मुखिया जी ने इतनी तारीख को मीटिंग रखा है कि आप लोग आइए। दूसरा बात कि मान के चलो कि वार्ड सदस्य को बोल दिया, उसके अलावा और प्रावधान किया गया हुआ है कि आप गांव-गांव क्या कर सकते हैं कि जो भी पंचायत में आपके गांव सम्मिलित हैं, उस गांव में डुगडुगी बजा करके, लाउड स्पीकर लगा करके, उसके बाद इश्तिहार आता है जो पंपलेट लगाते हैं, वह पंपलेट बांट करके, और पंचायत भवन में आप क्या करते हैं, पंचायत भवन में तो सब लोग विजिट करते ही हैं जनरली कई बार घूमने के लिए, तो पंचायत भवन में आप इश्तिहार चिपका सकते हैं कि मुखिया जी ने इस तारीख को मीटिंग रखा है, आप सभी ग्रामीणों का स्वागत, आप सभी ग्रामीण आइए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुखिया ऐसे ही नहीं मीटिंग बुला लेगा, बल्कि उस विषय को भी मेंशन करना होगा कि हम किस विषय के लिए बैठक बुला रहे हैं या मीटिंग बुला रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमने पहले ही कहा, परिचय में हम लोगों ने देखा है कि ग्राम सभा का जो निर्णय होता है उसको ग्राम सभा ही निरस्त कर सकता है और किसी का अधिकार नहीं है निरस्त करने का। तो अब इस बैठक में अगर किसी मुद्दे पर सहमति बनती है तो मुखिया अपने ऊपर के अधिकारियों को प्रेषित करता है, ऊपर के अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी को प्रेषित करता है। इस प्रकार इस ग्राम सभा में लिए गए निर्णय का अंतिम रूप से 2 महीना हो 4 महीना बाद उसका क्रियान्वयन होता ही है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम सभा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। अब देखिए,
अब है कि बैठक के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ होता है कोरम व्यवस्था। ये कोरम की व्यवस्था हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जनरली पढ़ते हैं। में कहा है, मतलब कि हम लोग बेसिकली बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह कहा गया हुआ है कि अगर मान के चलिए कि 10% भी व्यक्ति ना हो, किसी गांव में 50 व्यक्ति भी ना हो, हालांकि 50 व्यक्ति तो हो जाएगा, ये मतलब गलत कहना हुआ कि 50 व्यक्ति नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर यह दोनों कंडीशन लागू नहीं होता है किसी ग्राम सभा में, तो उसका भी व्यवस्था किया गया हुआ है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में। इसमें कहा गया हुआ है कि ग्राम सभा का जितना जनसंख्या होगा उसका कम से कम 2.5% उपस्थिति होना आवश्यक है, मतलब आ सकते हैं। अब क्या है कि एक इसमें कोरम में सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज यह जोड़ा गया है इस अधिनियम में कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, लेकिन अगर ग्राम सभा की मीटिंग में यह मिनिमम कोरम की व्यवस्था पूरा नहीं होता है तो उस ग्राम सभा में लिए गए निर्णय को पूरा नहीं माना जाएगा या उस निर्णय को बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। कहने का यह मतलब हुआ कि ग्राम सभा में लिया गया कोई भी निर्णय तभी निरस्त नहीं किया जा सकता है जब वह क्या हो, अपने न्यूनतम कोरम की व्यवस्था को क्या करे, पूरा करे। अब देखिए, मान के चलो कि कहीं कहीं गांव में कोरम की व्यवस्था भी पूरा नहीं हो पाए, उसके लिए भी सरकार ने क्या निकाला है, उसके लिए भी सरकार ने उपाय निकाला है। चूंकि बिहार की बनावट ऐसी और बसावट ऐसी है कि प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में और प्रत्येक ग्राम सभा में जनसंख्या का अलग अलग प्रारूप देखने को मिलता है। तो उस प्रारूप को संतुलित करने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम में कोरम के अलावे भी एक और व्यवस्था किया गया हुआ है। यानी अब हम जो बात करेंगे, यानी ग्राम सभा की बैठक अब 3 कंडीशन में किया जा सकता है। मान के चलते हैं कि कोरम की बात हम लोगों ने किया। अब मान लेते हैं कि अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 है, तो 2000 है तो इसके लिए कम से कम आपको 100 सदस्य जरूर होना चाहिए, तब जाकर के यह बैठक क्या होगा, कानूनी रूप से कानून बनाने के लिए स्थापित माना जाएगा। और अगर किसी ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2500 होगा तो इसके लिए कम से कम आपको 125 सदस्य उस बैठक में होना आवश्यक है। और यदि किसी गांव में या ग्राम पंचायत में कम से कम 3000 आबादी हो तो आपको 150 की संख्या में सदस्य होना आवश्यक है। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है वह 3 कंडीशन में होगा। 3 कंडीशन में कैसे होगा? पहला कंडीशन हमने यह कहा कि ग्राम सभा का यदि कम से कम 10% सदस्य या 50 व्यक्ति मुखिया से अनुरोध करे कि मुखिया जी आप बैठक बुलाइए, तो मुखिया चाहे तो बैठक बुला सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि कोरम व्यवस्था के आधार पर यदि ग्राम सभा की बैठक में यदि 2.5% उपस्थिति होती है तो ही उनके द्वारा लिया गया निर्णय क्या होगा, कानूनी रूप से सम्मत माना जाएगा। तीसरी बात क्या कह रही है कि अगर कोई भी ग्राम सभा मान लो कि इन दोनों कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 है तो आपको 100 सदस्य, 2500 पे 125 सदस्य, 3000 पे 150 सदस्य ही अगर मिनिमम मिलते हैं तो ही ग्राम सभा की बैठक को आहूत किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है। और तब उनके द्वारा लिया गया निर्णय को हम लोग क्या मानेंगे, कानून सम्मत माना जाएगा, कानून सम्मत मानेंगे। ठीक, अब देखिए, अब है कि इनके कार्य क्या होते हैं, यानी ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है। देखिए, बहुत सारे बिहार के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कुछ अशिक्षित लोग भी हैं, उनको ये तो पता होता है कि ग्राम सभा है क्या, ग्राम पंचायत है क्या, ब्लॉक पंचायत है क्या, लेकिन उनको बारीकियों का अभाव होता है, बारीकी जानकारी का अभाव होता है। तो हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कम से कम जो भी उनकी बारीकी जानकारियां हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए। क्योंकि अभी आने वाले समय में बिहार में मुखिया का चुनाव होगा, तो अगर इन सब चीज़ों से वहाँ के लोग अवगत होंगे तो उनका यह विवेक तो काम करेगा कि हमको किस मुखिया को चुनना है, किस वार्ड सदस्य को वोट देना है, किसे नहीं देना है।
ये सब बारीकियां आपको काम देती हैं इलेक्शन में, मतदान करने आप जब जाएंगे तो इन सब बारीकियों को ध्यान में रख करके ही आपको मतदान करने की आवश्यकता है, मतदान करना भी चाहिए, है ना। चलिए अब हम कार्य की बात करते हैं। तो ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि ग्राम सभा में एकता और सौहार्द को बनाए रखना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर गांव पंचायत में, को भी जैसे कि हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है और किसी धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में किसी प्रकार का धार्मिक वैमनस्य ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का जातिगत वैमनस्य ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का अमीरी गरीबी का वैमनस्य ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का शैक्षणिक वैमनस्य ना हो, उनके बीच में किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित वैमनस्य ना हो। इन सब की जिम्मेदारी, इन सब को देखने का काम कौन करता है? ग्राम सभा करता है। यानी ग्राम सभा को यह अधिकार है कि अगर हमारे ग्राम पंचायत में अराजकता फैल रहा हो तो अब देखिए, अब क्या है कि इन्होंने कहा, ग्राम सभा ने कहा कि हमने तो एकता बना दिया, सौहार्द बना दिया, ठीक। अब क्या करता है, ये साथ साथ ये भी काम करते हैं कि गाँव होती हैं, गांव के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सब पर जब ग्राम सभा की बैठकें होती हैं तो उसमें विचार विमर्श किया जाता है कि हम किस मोहल्ले से सड़क बनेगा, किस मोहल्ले में नाली बनेगी, किस मोहल्ले में लाइट लगेगा, किस मोहल्ले में सरकारी स्कूल का स्थापना किया जाएगा, कहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर खेलकूद का मैदान बनाया जाएगा, कहाँ पर तालाब का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर महिलाओं को बैठने के लिए, घूमने के लिए पार्क की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर पशु को चराने के लिए पशु चारागाह बनाया जाएगा। यानी ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई जितने भी विकास कार्य हैं उन सब का निर्धारण बिहार सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है, वह करता है ग्राम सभा। यह भी करता है क्या कि गांव से संबंधित जितने भी विकास योजना है उसका देखिए, उसको तय भी करता है कि हमको किन योजनाओं के माध्यम से विकास चाहिए, और उसका क्रियान्वयन भी खुद करता है। कैसे खुद करता है, एग्जाम्पल समझिए। क्या हुआ था, तो बिहार के प्रत्येक मुखिया को 8 लाख रुपया दिया है बिहार सरकार कि आप सैनिटाइजर बांटिए, साबुन दीजिए और मास्क दीजिए लोगों को। तो हमें नहीं पता कि आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन अब जब ग्राम सभा की मीटिंगें हुई थी, तो ये आपातकाल मीटिंग हुई थी, तो सरकार ने अपने स्तर से यह काम दिया क्या कि मुखिया के मार्फत कि आपके जितने भी ग्रामीण हैं उनको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करे। उसके लिए मुखिया जी को पैसा अलॉट कर दिया गया और मुखिया जी ने कहीं मास्क बांटा भी, सैनिटाइजर बांटा भी, ये उनका विवेकाधीन काम हो गया। लेकिन उसमें जब मीटिंग होता है किसी भी ग्राम सभा में, तो वो हमारा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मीटिंग हो सकता है, शैक्षिक क्षेत्र से मीटिंग हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित मीटिंग हो सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य में एक बात है कि जब कोविड हुआ था ना, तो बहुत ग्राम सभा अपने आप ही एक्टिव हो गया था। हमने जो ग्राम रक्षा दल का चर्चा किया था, उस ग्राम रक्षा दल के माध्यम से क्या किया, बहुत सारे बिहार के गाँव ने अपनी सीमा में देखिएगा बांस का रेलिंग बांध दिया था कि बाहर के लोग को अंदर आने ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हम कोविड से खुद को भी बचाएंगे और तुमको भी सुरक्षित रखेंगे। ये ग्राम पंचायत ने खुद अपना काम किया, ये सब मीटिंग से ही आया था, है ना। चूंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, तो ये हर क्षेत्र में काम करता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक क्षेत्र बंधा हुआ कि इसी क्षेत्र में काम करेगा। ग्राम सभा के विकास के जितने भी उपागम होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, उन सब पहलुओं पर ग्राम सभा निर्णय ले, कानून बनाने को उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत है संविधान के द्वारा और राज्य सरकार के कानूनों के माध्यम से। फिर आगे देखते हैं, ग्राम सभा का अगला काम है जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। जन शिक्षा क्या है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में अशिक्षा ज़्यादा है, तो यह ग्राम सभा की जो बैठक होती है, तो उस बैठक में अगर जो पढ़ा लिखा लोग है या पढ़ी लिखी महिला हैं या पुरुष हैं, तो उनको स्वेच्छा से शैक्षणिक दान करवाया जाता है। देखेंगे बिहार में बहुत सारे अभी लालटेन विद्यालय खुला हुआ है, रात में लोग नाम बोलते हैं लालटेन विद्यालय। जैसे कि कोई गांव की पढ़ी लिखी महिला होती है, लड़की होती है जो शहर में जाकर पढ़ाई करती है, कभी गांव जाती है ना, तो गांव की जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको कम से कम हस्ताक्षर करना सिखाती हैं,
है ना। तो जन शिक्षा को फैलाना भी ग्राम सभा का काम है। यह बोलता है परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब क्या है कि ग्राम सभा के माध्यम से बिहार सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं जो स्वास्थ्य से संबंधित है उनका क्रियान्वयन ग्राम सभा के माध्यम से, कि नगद या जींस में स्वेच्छा से दान। अब देखिए ये बहुत अच्छा चीज है, जींस और नगद। देखिए हमारे ग्राम सभा में बहुत अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। तो ग्राम सभा में क्या होता है कि ग्राम सभा को चलाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए पैसे की जरूरत होती है, निधि की आवश्यकता होती है। तो वो निधि कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ से आता है, तो उसके लिए हमारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में प्रावधान की एक धारा जोड़ा गया है। उस धारा को हम लोग बोलते हैं धारा 26 क्लॉज 5। देखिए यह धारा 26 और क्लॉज 5 क्या कहता है, यह कहता है कि बिहार में जितने भी ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है उनको पैसा कहाँ से आएगा। देखिए इसको जरा समझ लेते हैं, उनको पैसा कहाँ से आएगा। तो उनको पैसा देने के लिए उन्होंने कहा है, इस क्लॉज में मेंशन किया गया हुआ है कानूनन, कि उनको राज्य सरकार अनुदान देगा, उनको राज्य सरकार अनुदान देगा। जैसे जिस भी राज्य का, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, किसी भी राज्य का हो, तो राज्य सरकार उसको अनुदान देगा। और इसको बिहार सरकार ने अपने गजट में भी मेंशन किया है कि धारा 26(5) के तहत बिहार सरकार अपने यहाँ प्रत्येक ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को क्या देगा, अनुदान देगा, मतलब दान देते हैं। फिर क्या है, फिर दूसरा कहता है कि राज्य की संचित निधि, हर राज्य की संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि से कुछ निर्धारित राशि जो है वह ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को हस्तांतरित की जाती है, ताकि वो अपना दैनिक काम पूरा कर सके, अर्थाभाव में उनका कोई काम नहीं रुके, है ना। फिर अब कहता है कि भारत सरकार भी इनको दान देता है, पैसा देता है। अब एक और चीज कहता है कि इसमें स्वेच्छा दान की भी चर्चा किया गया होगा। स्वेच्छा दान का मतलब यह होता है कि हमारा अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भूमि दान करना चाह रहा हो, अपना घर दान करना चाह रहा हो, तो वह ग्राम पंचायत के नाम से उसको दान कर सकता है, उसको दे सकता है। तो उसी की चर्चा यहाँ किया गया हुआ है कि जो नगद हम लोग देते हैं, नगद क्या कि अगर के सदस्य हैं वह ग्राम पंचायत को 500 रुपया, 200 रुपया, 1 रुपया, जितनी उसकी क्षमता होगी वह उसको दान दे सकता है, स्वेच्छा से उसको दान दे सकता है। अब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जींस भी दे सकता है। जींस का मतलब होता है वस्तु, है ना, जींस का मतलब होता है वस्तु। तो देखेंगे कि ग्राम सभा में कोई व्यक्ति फ्रिज दान कर दिया, कोई व्यक्ति टीवी दान कर दिया, कोई व्यक्ति पंखा दान कर दिया। ग्रामीण चाहे तो अपने ग्राम सभा को, अपने ग्राम पंचायत को क्या कर सकता है, पैसा भी दे सकता है और वस्तु भी दे सकता है। अब देखिए जब इनका पैसा जो राज्य सरकार भी दिया, केंद्र सरकार भी दिया, संचित निधि से भी इनको पैसा आया, और फिर कहा गया है कि ग्राम सभा जो होता है, ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत यह टैक्स के माध्यम से भी पैसा को कलेक्ट कर सकता है। तो जितना पैसा आएगा वो ग्राम सभा की निधि में क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। ये जितना पैसा होता है ना, इसमें अनुच्छेद इसमें कहा गया है ग्राम सभा निधि, ग्राम सभा निधि। तो जितना पैसा आएगा वो सब इनके खाते में, ग्राम सभा निधि के खाते में जमा होता चला जाएगा। अब देखिए टैक्स क्या होगा। देखिए हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, आप देख लेना कि पंचायत को अधिकार है मेला लगाने का, पंचायत को अधिकार है किसी भी प्रकार के भूमि को लीज पे देने का, रेंट पे देने का। तो मान लेते हैं कि जिस ग्राम पंचायत में या जिस ग्राम सभा की भूमि होती है, अगर कोई कंपनी, कोई व्यक्ति रेंट पे लेता है तो कुछ उसको टैक्स देगा। कोई मान चलो बाहर की कंपनी है, वो उस ग्रामीण क्षेत्र में मेला लगाता है, तो मेला वाला जो छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा एक्वायर करता है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो वह ग्राम सभा को पैसा देता है, टैक्स देता है। तो वो सब टैक्स इसमें जमा होता है ग्राम सभा की निधि में। अब इस पैसा को कहाँ खर्च किया जाता है, तो देखिएगा बिहार में जितने भी आपदा प्रबंध क्षेत्र हैं, कोई भी आपदा आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि हो गई, वज्रपात हो गया, किसी भी प्रकार की आपदा होती है, तो देखते हैं मुखिया तुरंत जाके पैसा देता है, ग्राम सभा की निधि पर देता है। क्योंकि इस निधि में, इस क्लॉज में कहा गया है, इस एक्ट में, कि ग्राम सभा की निधि का संपूर्ण पैसा ग्राम सभा के विकास में ही जाएगा, ग्राम पंचायत के विकास में ही जाएगा। इस पैसा को सरकार नहीं ले सकता है, ना तो राज्य सरकार ले सकता है, ना तो केंद्र सरकार ले सकता है।
ये आपका पैसा यानी ग्रामीणों का पैसा है, हमारा पैसा, ये हमारे कल्याण में ही जाएगा, है ना। तो अब इसी के ऑडिट की बात बिहार सरकार ने किया है, तो इसी के लिए ऑडिटर की बहाली अभी कर रही है बिहार सरकार। अभी बीपीएससी ने वैकेंसी भी निकाला ऑडिटरों का, तो इसका यही काम होगा कि ग्राम सभा की निधि को मॉनिटर करना। क्या है कि अब देखो ग्राम सभा का अगला काम क्या है कि ग्राम सभा का यह महत्वपूर्ण काम है सबसे ज़्यादा कि अगर कोई भी सरकारी योजना चल रहा हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ठीक, तो उस योजना का लाभ के लिए कौन सा व्यक्ति वास्तव में एलिजिबल है उसकी पहचान करना। कौन बीपीएल में आएगा, किसको इंदिरा आवास योजना मिलेगा, किसको मुख्यमंत्री आवास योजना मिलेगा, किसको डीजल अनुदान कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। जितनी भी योजनाएं चलती हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हो, किसानों के विकास से संबंधित हो, भूमि के विकास से संबंधित हो। आगे कहते हैं कि ग्राम सभा का यह काम होता है कि वह ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। जैसे केंद्र सरकार बजट पेश करती है ना वार्षिक रूप से, राज्य सरकार भी बजट पेश करती है, वैसे ही ग्राम सभा वार्षिक रूप से बजट को पेश करती है। उसमें आय व्यय का ब्यौरा होता है, जैसे कि हमारे इस ग्राम सभा के निधि में कितना पैसा एक साल में खर्च हुआ, कितना पैसा शेष बचा हुआ है, उन सब का विवरण उसमें होता है बजट में। और आने वाले सालों में हम किन योजनाओं पर क्या राशि खर्च करेंगे उसकी भी चर्चा होती है। हम गांव के विकास के लिए कोई सरकार के अलावा भी कोई अलग योजना हो जिससे कि ग्रामीण का सामुदायिक रूप से विकास हो, किसी व्यक्ति का नहीं, सामुदायिक विकास हो, उसके लिए भी वह क्या करता है, ग्राम सभा को अधिकार है कि वह बजट में इसको मेंशन कर सकता है। फिर देखिए फिर है क्या कि आगे कि यह निगरानी समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करता है। यानी ग्राम सभा की जब बैठकें होती हैं तो ये सब जितने जो कार्य हैं इन सब कार्यों को इस बैठक में चर्चा किया जाता है। इसी संदर्भ में आगे कहता है कि ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण काम है निगरानी समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना है कि जब ग्राम सभा का बैठक होता है तो उसका यह भी काम है कि मुखिया ने, मान के चलते यहाँ पर देखे हैं ना कि 3 महीना में एक बार जब मीटिंग होता है, मान के चलो कि जब भी मीटिंग होता है तो यह ग्रामीणों का अधिकार है, हक है कि वह मुखिया से सवाल जवाब करे कि मुखिया जी बताइए कि 3 महीना में आपने क्या विकास वाला काम किया है, 3 महीना में आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, आपका आने वाला योजना क्या है, आप आगे समाज का कल्याण कैसे करेंगे, हमारे ग्रामीण का कल्याण कैसे करेंगे, आप बताइए हमको। हर ग्राम सभा के जो भी सदस्य हैं, अगर आप तक हमारी बात जा रही है, पहुंच रही है, तो आप बिना डरे, बिना किसी से सहमे आप अपने प्रतिनिधियों से बात करें, उनसे पूछें, यह आपका हक है, आपको संविधान ने भी हक दिया है, बिहार के कानून ने भी हक दिया है ना। आप उनसे सवाल जवाब करें कि आपने हमारे पैसा को, वो आपका पैसा है, हमारा पैसा है जो वो खर्च कर रहा है, कि आपने हमारे पैसे को कहाँ खर्च किया, आप मुझे बताएं, मुखिया जी बताएंगे। फिर देखिए अब है क्या कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी काम, इन सब कामों के अलावा बिहार सरकार या संबंधित पंचायती राज व्यवस्था जो भी राज्य में लागू हो, वह राज्य सरकार अगर संबंधित पंचायत को कोई स्पेशल काम दे दे तो वह काम का क्रियान्वयन करने का अधिकार भी किसको है, ग्राम सभा को है। वह ग्राम सभा के मार्फत से ही वह कोई काम क्रियान्वित किया जा सकता है। कहने का यह मतलब हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा अपने आप में, जो पंचायती, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि पंचायत, ग्राम पंचायत का यह एक अंग है ग्राम सभा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देखें कि पंचायती राज व्यवस्था के जो 4 अंग हम लोग पढ़े थे उसमें से एक अंग यह है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण होता है कि एक गाँव के समग्र विकास के लिए, गांव के लोगों के समग्र विकास के लिए ग्राम सभा का सजग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ग्राम सभा सजग कब होगा, जब उस ग्राम सभा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको ये बात पता हो कि उनका क्या अधिकार है, वो बैठक कैसे आयोजित कर सकते हैं, मुखिया से कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं, वार्ड सदस्य से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, विडीओ से कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उन सब से वह पूछने का उनको अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि चूंकि बिहार में अशिक्षित, कि इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है निगरानी समिति। अब देखिए ग्राम सभा की परिचय, संरचना, बैठक, कोरम व्यवस्था और कार्य को देखने के बाद में एक आपको ओवरव्यू हो गया होगा कि ग्राम सभा करता क्या है, इनकी संरचना क्या है, क्या क्या काम है इनके। अब हम देखते हैं कि निगरानी समिति जो है वह महत्वपूर्ण क्यों है। अब देखिए जैसे कि हमारे ग्राम सभा में
कोई काम हो गया, मुखिया ने करवा दिया या कोई ठेकेदार ने करवा दिया, तो वो काम सही हुआ है या मानक के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ, इसको देखेगा कौन? तो इसी देखरेख करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में निगरानी समिति के गठन की बात कही गई हुई है। इसमें क्या है कि इस निगरानी समिति का काम होता है, ये होता है, वह वॉचमैन होता है, समझो कि चौकीदार होता है, कि मुखिया, संबंधित वार्ड सदस्य जो भी सरकारी योजना का क्रियान्वयन करता, मान के चलिए कि जब बिहार की हम उदाहरण लेते हैं तो बिहार में नल जल योजना लगा है, 7 निश्चय के तहत गली बना है, लाइट बना है, लोगों को क्या मिला है कि अच्छा धनराशि सरकार ने आवंटित की है, राज्य सरकार ने, उस धनराशि के अनुपात में या उतनी धनराशि खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी देखरेख कौन करता है? निगरानी समिति करता है। अब इसमें होते कौन है? तो इसमें ग्राम सभा के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, ग्राम सभा के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। कोई भी सदस्य का मतलब हुआ कि जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक, जितना भी हो उसका कोई मेंशन नहीं, बस उसका मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति। एक मामला यह फंसा सरकार के पास में, क्योंकि मुखिया भी तो संबंधित ग्राम सभा का सदस्य होता है, वार्ड सदस्य भी तो सदस्य होता है, तो क्या वो भी इसका सदस्य हो सकता है निगरानी समिति का? तो जवाब आता है नहीं। इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया, एक अपवाद जोड़ा गया हुआ है कि निगरानी समिति में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको कि हम चुनते हैं, जिनको कि जनता चुनती है, वह इसका सदस्य नहीं हो सकता है। जरा सोचिए कि कोई मुखिया कोई काम करवा रहा है ग्रामीण के विकास में, अगर वो सरकार का पता है कि दुरुपयोग कर रहा है, अगर उसी को वह जांच समिति का सदस्य बना दिया जाए तो क्या वह खुद का जांच निष्पक्ष रूप से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सरकार इस चीज़ को समझती है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि इस निगरानी समिति में किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिनको कि हमने वोट देकर के जिताया है, वह इसका सदस्य नहीं बनेगा, इसका सदस्य आम आदमी बनेगा। और एक चीज़ और कहा गया है कि इस निगरानी समिति में जनप्रतिनिधि का कोई भी संबंधी इसका सदस्य नहीं बनेगा, नहीं तो फिर वह जांच क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा, फिर निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो अब जब देखिए, जब यहाँ पर इसकी बैठक होती है, ग्राम सभा का बैठक जब होता है, तो निगरानी समिति क्या हुआ कि जब इसका मान के चलिए गठन कर दिया गया ग्राम में, इनका यही काम है कि सरकार ने जितनी राशि आवंटित की है उतनी राशि उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप कहाँ करें? ग्राम सभा निधि में जमा करें उस पैसे को, और नहीं अगर केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने दिया, तो आप उसको रिफंड कर दें, या उनको बताएं कि सर इतना पैसा बच गया है, हमने इस काम को इतना में ही करवा लिया हुआ है। तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उसमें निगरानी समिति के रिपोर्ट की चर्चा की जाती है। इसका काम है ग्राम सभा का। तो यही निगरानी समिति का रिपोर्ट होता है कि यह क्या, एक डायरी तैयार करती है निगरानी समिति कि हमने इस वार्ड सदस्य, इस वार्ड से इस वार्ड तक सर मुखिया के द्वारा या वार्ड सदस्य के द्वारा या अन्य ठेकेदार के द्वारा किए गए कामों का अवलोकन किया, और हमने इसमें ये त्रुटियाँ पाई हैं या ये हमने अच्छाइयाँ पाई हैं। तो सबकी यहाँ चर्चा किया जाता है यहाँ बैठक में, और उस आधार पर वह फिर आगे रिपोर्ट भेजता है। भाई मुखिया क्या, आप आगे सरपंच है, वीडियो हैं, डीडीसी हैं, डीएम साहब हैं, आगे मंत्री हैं, तो उनके ऊपर भी अधिकारीगण होते हैं। तो यह रिपोर्ट क्या होता है, जो भी रिपोर्ट होता है वह क्या होता है कि ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, और उस पर ग्राम सभा के लोग ही क्या करते हैं? संबंधित विचार विमर्श करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? कि ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का, ग्रामीण के कृषि व्यवस्था का विकास करना, चाहे वह राज्य सरकार की योजना के माध्यम से हो, चाहे भारत सरकार की योजना के माध्यम से हो, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से स्वेच्छा से हम श्रम दान कर दें, अर्थ दान कर दें, उसके माध्यम से हो। कि ग्राम सभा समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था का एक सबसे प्रमुख और बारीक अंग है, जिसकी अगर कल्पना हम ना करें, जिसको अगर हम परित्याग कर दें, छोड़ दें, तो सारा का सारा पंचायती राज व्यवस्था धरा का धरा रह जाएगा, उसकी कोई औचित्य ही नहीं रहेगी पंचायती राज व्यवस्था का। उम्मीद करते हैं कि ग्राम सभा आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।